स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत होगी, बात होगी कोरोना महामारी से निपटने को लेकर। साथ ही साथ बात करेंगे कोरोना के बदले नए रूप की। इसके अलावा बात करेंगे कि साफ पानी में कोरोना जिंदा रहे तो किस तरह से हमें उसको लेकर देखना है। साथ ही साथ तीसरी लहर की हम बातचीत करेंगे और इस तरह के तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे जिनसे आपका सीधा सरोकार है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना को लेकर नए दिन के साथ कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसा ही नया मामला गुजरात से आया है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद के बीचों बीच से निकलने वाली साबरमती के पानी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 25% में कोरोना का संक्रमण मिला है। इतना ही नहीं, साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के 2 बड़े तालाब काकरिया और चंदोला में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें कि साबरमती से पहले गंगा नदी से जुड़े अलग अलग सीवेज में भी कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन अब प्राकृतिक जल में इस तरह कोरोना लक्षण मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल आईआईटी गांधीनगर ने अहमदाबाद की साबरमती नदी से पानी के सैंपल कलेक्ट किए थे। इनका अध्ययन किया गया। प्रोफेसर मनीष कुमार के मुताबिक जांच के दौरान पानी के 25% सैंपल में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है, जो काफी खतरनाक और घातक है। कोरोना को लेकर हर नए दिन के साथ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसा ही मामला गुजरात से आया है। ऐसे में अब क्या कुछ स्थिति रहेगी, किस तरह से हमें इस पर बचाव करना है, इन तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर पर साबरमती नदी में कोरोना का वायरस यदि मिला है तो इससे कितना खतरा आम आदमी के लिए पैदा होता है, ये हमारा पहला सवाल होगा। 2 तालाबों का पानी भी कोरोना संक्रमित है, इसको लेकर कितना डरने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जानवर और अन्य लोग इस पानी का सेवन करते हैं। पानी के 25% सैंपल में कोरोना वायरस होने का क्या मतलब है, इससे कितना खतरा हो सकता है। प्राकृतिक पानी में जिंदा यदि कोरोना रह सकता है तो ऐसे में अब सावधानियां किस तरह से रखनी होगी। क्या नल के रास्ते में आ सकता है कोरोना का वायरस? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी क्या ये वायरस मरता है या नहीं मरता है। क्या प्यूरीफायर से कोरोना का वायरस मरेगा या नहीं मरेगा? साथ ही पानी से कोरोना होता है, क्या इसके नए म्यूटेंट पानी में भी सक्रिय हो रहे हैं और ये नया बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पानी के रास्ते आएगी तीसरी लहर? तो ये तमाम मुख्य सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। इनको लेकर आज हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और जवाब लेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर का पैनल लगातार आगे जुड़ चुका है। डॉक्टर हर्ष सक्सेना, चेस्ट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर हर्ष, आपके पास आऊँगी। और नया मामला जो गुजरात से सामने आया है, ये वाकई लोगों की चिंताएं बढ़ाने वाला है कि साबरमती नदी में आईआईटी ने जो रिसर्च किया है उसके माध्यम 25% पानी में कोरोना वायरस सैंपल में पाया गया है, ये सिद्ध हुआ है। और साथ ही साथ गुजरात के 2 तालाबों में भी इससे पाया गया है। कितना हमें इससे डरने की ज़रूरत है, और यदि पानी में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है तो क्या ये पानी के द्वारा लोगों के शरीर में भी जा सकता है? जी डॉक्टर हर्ष। गुड इवनिंग जी आप सभी को। जी, जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें जो पानी में हमें कोरोना वायरस मिला है, क्या इससे ट्रांसमिट हो सकता है या नहीं। पहली चीज कि पानी से जो यहाँ पानी पे हमें कोरोना वायरस मिला है, ये इससे ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये पानी, आपके घर पे जो पानी आ रहा है वो काफी स्टेजेस ऑफ प्यूरिफाइंग होके आता है। तो ऐसे में आप वहां से कोरोना वायरस लें, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल ही रेयर चांसेस हैं, ऐसे होना बहुत ही मुश्किल है। और थर्ड वेव इससे उठे, ये भी कहना बहुत ही अभी काफी अर्ली है। और दूसरी चीज कि इस पे थर्ड वेव पानी में जो वायरस मिल रहा है उससे कहीं से भी कोई भी ऐसी रिसर्चर्स, कोई स्टडी ऐसी नहीं हुई है जिससे कि बता सके कि पानी जो कि हमारे इधर पूरे वाटर सप्लाई होती है घरों में और बहुत सारे कामों के लिए, वहां पे किसी भी इंसान को उसके द्वारा ट्रांसमिट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार डॉक्टर विकास मिश्रा भी बने हुए हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विकास, आपके पास आएंगे।
और जिस तरह से पानी को लेकर अब कोरोना वायरस को लेकर नई खबर गुजरात से आई है, लोगों की चिंताएं वाकई में बढ़ गई हैं। आपके माध्यम से भी जानना चाहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से यदि देखा जाए तो पानी में यदि वायरस मिला है तो ये लोगों तक पहुंचने के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं? मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं। जी पानी की टेस्टिंग को हम लोग एनवायरनमेंट सैंपलिंग बोलते हैं, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से प्रक्रिया ये फॉलो करी जा रही है। जी अभी ये नया वायरस है, इस बारे में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जितना अभी तक शोध हुआ है और उसके बारे में पता लगा है, ये वायरस हमारे शरीर में नाक और सांस के द्वारा हमारे लंग्स में जाता है। तो पहला फेज इसका रेप्लिकेटिव फेज होता है। उसके बाद ये 14 से 15 दिन में 90% लोगों में और यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज हो जाता है वायरस, और ये वायरस डिस्चार्ज होने के बाद सीवेज के थ्रू पानी में आता है। अब ये जो एनवायरमेंट सैंपलिंग हुई है, इस एनवायरमेंट सैंपलिंग में ये आरटीपीसीआर हुआ है। तो पहली चीज तो हमें ये जानना जरूरी कि उसकी सीटी वैल्यू क्या थी। सीटी वैल्यू, क्योंकि पानी में इतना डाइल्यूट हो जाएगा वो वायरस कि इसकी संभावना ना के बराबर होगी। दूसरी बात ये है कि 14 दिन के बाद वायरस इन्फेक्टिव नहीं होता। ये वायरस के जो प्रोटीन के रेमिनेंट्स होते हैं वो आरटीपीसीआर ने डिटेक्ट किया है। तो अभी तक तो जितनी मुझे जानकारी है, मेरा क्लिनिकल एक्यूमेंट कहता है कि इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एनवायरमेंट सैंपलिंग में वायरस आया है, ये एक सर्वेलेंस का तरीका होता है जिसमें पता लगता है हमें कि पास्ट में कितने लोग उस एरिया में इंफेक्शन हो चुका है उन्हें कोरोना वायरस का, और ये दूसरों को संक्रमित करेगा ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोरोना वायरस खाली सांस के द्वारा एक मरीज से दूसरे मरीज को, या फिर जो फोमाइट्स होते हैं उनसे उनको संक्रमित होने से फैलता है कोरोना वायरस। तो पानी से घबराने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर हर्ष, आपके पास आएंगे, और जिस तरह से आप दोनों ही लोगों ने आश्वस्त किया है कि पानी से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पानी में जो वायरस मिला है, क्या वो लाइव वायरस है? क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर जानकारियाँ मिली हैं कि इसे कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए लाइव बॉडी चाहिए होती है। यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है, लाइव व्यक्ति है, तो ही वो उस पर अटैक करेगा और तो ही उसकी बॉडी के तमाम सेल्स को यूज करके आगे बढ़ेगा। ऐसे में पानी में जो वायरस है, क्या वो लाइव है या डेड वायरस है? इस बारे में क्या जानकारी है? जैसे कि डॉक्टर विकास सर ने भी बोला कि इस पे अभी जो हम लोगों की स्टडीज हुई हैं, उन्होंने भी बताया कि वायरस जो एयर में स्प्रेड था, और उस जब सेकेंड वेव आई थी, जब वायरस की कंटामिनेशन की पावर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो गई थी, उस समय हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां से हाँ एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। और हम लोग जब भी हम लोग सांस लेते हैं या कोई भी हमारे 6 मीटर के अंदर के डिस्टेंस में है, उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट और फोमाइट्स में भी, जैसे सर कह रहे हैं कि फोमाइट्स में भी कोई भी ऐसे सरफेसेस पे अगर होता है तो उसको भी WHO ने अभी जो नया उनका नई स्टडी थी उसमें भी बोला था कि बहुत कम चांसेस हैं कि वहां से भी आपको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो। दूसरी चीज, जो ये वाटर पानी में हमें वायरस मिला है, मोस्टली इट इज अ डेड वायरस। मोस्टली इसमें लाइव वायरस होने के जैसे कि इवन WHO और जहां जितने भी स्टडीज हुई हैं, सबने ये बोला है कि 14 डेज में रेप्लिकेशन साइकिल खत्म हो जाती है। रेप्लिकेशन साइकिल जब खत्म हो जाती है, उस समय उसके बाद जब पानी में वो रह के आप तक, मतलब किसी भी इंसान तक वहां से इन्फेक्शन लेना इट्स वेरी 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 रेयर। और मैं तो कहूंगा कि अभी तो इसमें स्टडीज और चल रही हैं और देखा जा रहा है, लेकिन इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसको फॉलो करें। 6 मीटर डिस्टेंस, और साथ में 2 गज की दूरी जैसे बताया गया है, मास्क लगाना जैसा बताया गया है, ये सब चीजें फॉलो करें। सैनिटाइजेशन ऊपर रखेंगे तो आप खुद ब खुद इन सब चीजों से बचेंगे। बट आप खुद ही देख रहे हैं कि जैसे आजकल जहां जहां लॉकडाउन थोड़ा बहुत खोला जा रहा है, वहां फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी सेकेंड वेव में हम लोग देख चुके हैं जिस हिसाब से जिस स्पीड से इस वायरस ने लोगों को इन्फेक्ट किया था, इवन इतना लीथल था कि काफी लोगों की डेथ हुई है। उसके बाद भी अभी भी काफी लोग, आप सड़कों पे जाएंगे, मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो और बाद में फिर सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने सही सुविधाएं नहीं
लेकिन आप खुद पे क्या कर रहे हैं? आप अगर अपने स्तर पे एक इंसान अपने आप को ये सब चीजें फॉलो करेगा, अच्छे से फॉलो करेगा, तो हम थर्ड वेव को पूरी तरीके से रोक सकते हैं और जितना कोशिश करें उसको डीले कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो थर्ड वेव धीरे धीरे अपने आप डेवलप कर जाएगी। पास में आऊंगी यहाँ पर। इससे पहले आप अपनी बात रखें, एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख देती हूँ मैं। जिस तरह से हम पहले मान रहे थे कोरोना गाइडलाइंस का भी जो पालन को बोला जा रहा था, तो अक्सर इन सब बातों को लेकर बड़ा सवाल नहीं उठाया गया था। जिस तरह से चीज़ें बाहर से लाते, चाहे हम वेजिटेबल्स की बात कर लें, फ्रूट्स की बात कर लें, लोग धो के उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो पानी में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कम हो जाता है। आपने भी बोला कि डाइल्यूट हो जाता है, तो पानी में मिलने के बाद वायरस कितना कमजोर होता है, मैं चाहूंगी इस बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को समझाएं। मैम, हाइपोथेटिकली आप मान भी लें कि ये जो वायरस था, सपोजिंगली ये लाइव वायरस था जी। पहली बात तो नदी में ये इतना डाइल्यूट हो चुका होगा कि इसकी मात्रा बहुत कम होगी। दूसरी बात, ये जो वायरस होता है ये ऐसे ही नहीं इन्फेक्शन करता है, इसके जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये एक पर्टिकुलर सेल्स से कंबाइन करता है, जैसे ह्यूमंस में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम मान भी लें कि अगर फिशेस में ACE2 रिसेप्टर है और उसने फिशेस को इन्फेक्ट कर दिया है, तो अगर कोई फिशेस को खाएगा या और कोई एक्वेटिक चीजों को खाएगा, उसे मेरे ख्याल से कच्चा तो खाएगा नहीं, उसे उबाल के खाएगा। और वायरस आपको मालूम है कि जहां हमने हीट किया वायरस, ये RNA वायरस है, एनवेलप वायरस है, इसका एनवेलप तुरंत टूट जाएगा, वायरस किल हो जाएगा। तो मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर हाइपोथेटिकली आप मान भी लें कि ये लाइव वायरस है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वायरस खाली एक मरीज से दूसरे मरीज को सांस के द्वारा इंफेक्शन की संभावना होती है, कि अगर हम उस मरीज को इंफेक्शन है और उसने खांसा और जैसा कि डॉक्टर हर्ष ने बताया 6 गज की दूरी के अंदर है वो, तो फिर इंफेक्शन होने की संभावना होती है, अदरवाइज इंफेक्शन की संभावना नहीं होती है। जी, इसके अलावा अगला सवाल डॉक्टर विकास आपसे ही करना चाहूंगी। कई लोगों का ये भी सवाल है कि यदि वायरस किसी तरह का है, यदि नदियों में भी है, नदियों का पानी कहीं ना कहीं सप्लाई होकर लोगों के घरों में आता है, तो पहले हालांकि हम सभी को जानकारी है क्या जो वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें ये मर जाएगा। दूसरी बात, ये अगर किसी तरह से घर में आ भी जाए तो वाटर प्यूरिफायर करने के बाद, खासतौर से जिस वाटर का हम लोग सेवन कर रहे हैं, क्या वो सेफ है हम सबके लिए? मैडम देखिए, सबसे पहले आपने डॉक्टर हर्ष ने बता दिया कि ये जो वायरस होते, बैक्टीरिया होते, ये जनरली ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हैं विदाउट अ लिविंग सेल। लेकिन जो वायरस होता है, उस वायरस को सरवाइव करने के लिए एक लिविंग सेल की जरूरत होती है। और अगर आपके यहाँ RO प्यूरिफायर नहीं भी है और वायरस हाइपोथेटिकली आप मान भी लें कि आपने जो पानी की टंकी है उसमें वायरस आ गया और वायरस को आपने, लेकिन आप पानी को वैसे भी आप गांव में भी लोग गर्म पानी को ठंडा करके पीते हैं, तो आप ये मान के चलें कि इससे संभावना बिल्कुल नहीं है। और रही बात RO वगैरह की, तो अपने आप में रिवर्स ऑस्मोसिस है, उसमें केमिकल्स होते हैं। ये वायरस एक एनवेलप्ड वायरस है और ये बहुत ही डेलिकेट वायरस होता है, इसीलिए हम वैक्सीन में भी बहुत ध्यान देते हैं कि ये वैक्सीन हमें 2 से 4 घंटे के बीच में लगा लेनी, बिकॉज दैट इज अ वेरी डेलिकेट वायरस और ये वायरस तुरंत रप्चर हो जाता है इसका एनवेलप और वायरस मर जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर हर्ष आपके पास आऊंगी, और पानी और कोरोना को लेकर तो हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक आप दोनों ही लोगों ने हमारे दर्शकों को इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमें पालन करते रहना है और पानी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की फ़िलहाल अभी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से WHO की नई गाइडलाइन सरफेस को लेकर आई है, उस बारे में मैं चाहूँगी कि आप डिटेल से हमारे दर्शकों को समझाएं कि उसको लेकर क्या कुछ पहले धारणा थी और अब क्या कुछ चेंज हुआ है। जी देखिए, WHO की गाइडलाइंस थोड़ी सी जो भी ट्रीटमेंट को लेकर आई है, उसमें WHO इवन एम्स प्रोटोकॉल जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ट्रीटमेंट में, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल अभी के लिए रोक दिया गया है और कुछ दवाइयां अभी भी हम लोग चला रहे हैं। एलोपैथी इज अ एवर ग्रोइंग ब्रांच। एलोपैथी में हमेशा एक कुछ रिसर्च, कुछ स्टडीज के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो उसके बेसिस पे, उसके आधार पे हम लोग को ये देखने को मिला है कि प्लाज्मा थेरेपी जो कि पहले चलती थी, वो अब
WHO ने भी और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICMR प्रोटोकॉल ने भी उसको मना कर दिया है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिला है कि जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपको बताता है, अगर लो डोज स्टेरॉइड्स चल रही है पेशेंट के साथ में, अगर उनके इस समय ज्यादातर पेशेंट्स के डी डाइमर जो कि हमारे खून हमारे खून की नलियों में जो क्लॉट बनाता था उसको रोकने के लिए देखा जाता था कि उसकी रेंज बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग एंटी प्लेटलेट्स दिया करते थे। तो ये चीजें जो भी सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है वो वैसे ही चलेगा, बट कुछ दवाइयां जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन और इवन डॉक्सीसाइक्लिन को भी अभी कुछ समय के लिए, जहां तक है, इस गाइडलाइंस से हटा दिया गया। और रेमडेसिविर जिसके लिए लोग पीछे पड़े थे, हर एक बंदा अपने आप ट्रीटमेंट करना चाह रहा था, इधर उधर से रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी हो रही थी। रेमडेसिविर पहले इसलिए इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट वेव में, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई रिसर्च नहीं थी, कोई स्टडीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि ये सार्स कॉव वायरस है, जो कि सार्स वायरस 2002 में जब आया था, उस समय इवन 2009 में भी जब आया था, तो उस पे कारगर सिद्ध हुई थी, इसलिए उसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था। बट प्रेजेंटली हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि सपोर्ट करे कि रेमडेसिविर देने से आप 110% पेशेंट को मोर्टेलिटी से रोकेंगे, उसको उसकी मृत्यु ना हो, ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो इसलिए इन सब दवाइयों को तथ्य के आधार पे और स्टडीज के आधार पे ही आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, हर एक इंसान के बेटरमेंट के लिए उससे हटाया गया है। जी बिल्कुल, आप दोनों से रिक्वेस्ट बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और अपने दर्शकों को लगातार बताना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर लगातार जो भी ताज़ा अपडेट होती है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम ना केवल आप तक पहुंचाते हैं, बल्कि उसको लेकर क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी है, किस तरह से आने वाली सिचुएशंस के लिए आपको सावधान रहना है, तैयार रहना है, वो तैयारी कैसे करनी है, यह हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको सलाह देने का प्रयास करते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो लगातार आज हम पानी को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से गुजरात में कोरोना वायरस का सैंपल के दौरान पाया जाना एक बड़ी खबर और चिंता की खबर बनता नजर आ रहा है। ऐसे में कितना डरने की ज़रूरत है, क्या कुछ हमें सावधानी रखनी होगी, उसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज विशेष तौर पर कोरोना और पानी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। क्या नया वायरस
जिस तरह से कोरोना में पाया गया है, ऐसे में पानी हमारे लिए खतरा हो सकता है या फिर हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेकर हमने सवाल किए हैं। अभी तक निकल कर ये सामने आया है कि हमें ज़्यादा अधिक डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का हमें लगातार पालन करते रहना है। इसके अलावा क्या कुछ सावधानियां हमें रखनी है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हर्ष सक्सेना, चेस्ट स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने हुए हैं। जी डॉक्टर विकास, आपके पास यहाँ पर आएंगे। और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, कोरोना वायरस के तमाम वेरिएंट्स को लेकर भी हमने बातचीत की है। मैं यहाँ पर आपसे वायरस के नेचर को समझने के बारे में बातचीत करना चाहूँगी। जिस तरह का वायरस का नेचर है, खासतौर से सार्स फैमिली की यदि हम बात कर लें, तो क्या म्यूटेशन के बाद ऐसा कोई वेरिएंट भी निकलकर सामने आ सकता है जो पानी में भी अपना असर दिखा। जी डॉक्टर विकास, आपके पास आऊंगी वापस लौटकर। इसी बीच अपने दर्शकों को मैं ले जाना चाहूंगी, सीधे वाराणसी ले जाएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि बलिया और वाराणसी की 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया का दौरा किया था। बलिया के दौरे के दौरान कोविड सेंटर पहुंचे थे। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया के दौरे के बाद, और आप देख पा रहे हैं कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंचे हैं। तो लगातार कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी सतर्क मोड पर हैं। 40 जनपदों के 40 से 42 जिलों में दौरा करने के बाद एक बार फिर से बैठकों के दौर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की शुरुआत हो चुकी है। बलिया और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे हैं। इससे पहले बलिया के दौरे पर पहुंचे थे। बलिया में तमाम स्थितियों का जायजा लिया था, कोरोना के मरीजों से मुलाकात की थी, संवाद किया था, साथ ही साथ उनके परिजनों से भी उनका हाल चाल जाना था। और बलिया दौरे के बाद अब वाराणसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप देख पा रहे हैं कोविड सेंटर के साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने भी पहुंचे हैं। ये वाराणसी से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। करण सामुदायिक केंद्र पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में। और सामुदायिक केंद्र पहुंचकर वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियों का जायजा लिया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहुंचे हैं। जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में वैक्सीनेशन के कार्य को जोरों शोरों पर शुरू किया गया है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की तमाम तैयारियां और उपलब्धता सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। और उसके बाद एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटेंगे। लगातार हम कोरोना वायरस के साथ ही साथ उसके नए वेरिएंट को लेकर, पानी में जिस तरह से कोरोना वायरस पाया गया उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार दोनों ही डॉक्टर बने हुए हैं, डॉक्टर हर्ष सक्सेना, साथ ही साथ डॉक्टर विकास मिश्रा। डॉक्टर विकास, माफ़ कीजिएगा, आपके पास आऊँगी। और मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से कोरोना वायरस की फैमिली का हम जब जिक्र करते हैं तो जितने म्यूटेशन हो रहे हैं, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हर दिन नए वेरिएंट्स की बात आती है, कभी डेल्टा की बात होती है, कभी डेल्टा प्लस की बात होती है। इस फैमिली को यदि हम समझने का प्रयास करें तो क्या आने वाले दिनों में म्यूटेंट होकर ये वायरस ऐसा भी हो सकता है कि पानी के द्वारा भी हम सबको खतरा हो? जैसा कि आपने पूछा इस वायरस के बारे में, ये बहुत ही, अभी कोरोना वायरस तो बहुत पहले से हमारे बीच में था, लेकिन जो ये सार्स कोवी वायरस आया है, स्पेशली जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं, खास करके रेस्पिरेटरी आरएनए वायरसेस, दे आर मोर प्रोन टू म्यूटेशन। और म्यूटेशन का पता लगाने का जो तरीका होता है वो होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग से हम पता लगा सकते हैं कि कोई नया म्यूटेंट वेरिएंट आया है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये म्यूटेंट क्या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं। तो 2 प्रकार के होते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट VOI एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC। अभी तक देखा गया है इस कोरोना वायरस में कि लगभग 2,500 से 3,000 म्यूटेशंस हो चुके हैं, और इनमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो करीब 15-20 ही अभी तक पाए गए हैं। अब ये एक वायरस है, वायरस को लाइव सेल चाहिए है अपने रेप्लिकेशन के लिए, अपनी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया पूरी करने के लिए।
अभी तक शोध में ये पाया गया है कि बैट्स में, आर्माडिलो में इसका जीनोम पाया गया है, ये वायरस पाया गया है। लेकिन पानी की बात करें अगर आप, तो मछली, कछुओं में अभी भी शोध की जरूरत है। क्या ये रिसेप्टर्स वहां पे हैं, ये वायरस इन्फेक्ट करता है कि नहीं, इसको लाइव सेल चाहिए है, ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा, एक्वेटिक एनिमल्स को अगर करता है हाइपोथेटिकली, तो बात फिर वहीं घूम के आती कि एक्वेटिक एनिमल से हमारा कांटेक्ट जो होगा वो हमारा होगा ड्यूरिंग ईटिंग टाइम, और उसको हम कभी कच्चा नहीं खाएंगे। हमारे भारत में वैसे भी जितना भी होता है नॉनवेज उसको भी हम पका के ही खाते हैं, और इसका एनवेलप वायरस है। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये नया वायरस है और शोध की जरूरत है। हो सकता है कोई म्यूटेंट वेरिएंट ऐसा आ जाए। अपने दर्शकों को हम लगातार, डॉक्टर विकास यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को लगातार साबरमती की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ से पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, और आईआईटी ने रिसर्च के दौरान जहाँ पर वायरसेस को पाया है। हालांकि हम लगातार डॉक्टर हर्ष और डॉक्टर विकास से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, और इस मामले में अभी तक जितनी जानकारी हमें एक्सपर्ट्स के माध्यम से मिली है उसके आधार पर हमें अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की रिपोर्ट रहा है कि आईआईटी प्रोफेसर ने रिसर्च किया है कि वो अहमदाबाद रिवर बाकी के लेक है उसमें जो उनके सैंपल करीब सितंबर से दिसंबर का जो उन्होंने सैंपल लिया उसमें जो कोरोना के वायरस पाए गए हैं। तो किस तरह से वो कितना क्या लग रहा है कि ये उनकी रिसर्च तो होगी मगर कितना डेंजरस लग रहा है, कितना रिस्की लग रहा है और क्या उसको करना चाहिए? यस, अभी तक ये जो हमारे पास जो स्टडीज आई हुई है और जितने भी वर्ल्ड ओवर ग्लोबली जितने भी वैज्ञानिकों ने शोध की हुई है उन्होंने ये बात बहुत स्ट्रिक्टली कही हुई है कि ये जो कोरोना का जो वायरस है इट इज़ आरएनए वायरस और ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में जीता है। ऑफ लेट आपने लैंसेट में भी पढ़ा होगा कि ये उन लोगों ने ये भी कहा है कि फोमाइट्स माने टेबल पे या सरफेस या कोई सब्जी पे या कोई फ्रूट पे भी अगर ये वायरस है तो वहां से आपको इन्फेक्शन नहीं लग सकता है। इसलिए हम जो पहले मानते थे कि भाई सरफेस कांटेक्ट से भी हमें इन्फेक्शन लगता है, तो वो जो ऑफ लेट जो नया इन्वेंशन हुआ है, ये डिस्कवरीज होती रहती है, इनके पीछे जो साइंटिस्ट काम करते हैं उन्होंने ये बात कही है। इसलिए मैं ये बात कहूँगी कि जो ये आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जो साबरमती में रिवर में ये जो वायरस पाए हैं, आई थिंक उन्होंने डेड वायरस पाए हुए हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि ये बात अभी तक कहीं बाहर नहीं आई है कि पानी में भी ये वायरस जीते हैं। इसलिए आई डोंट थिंक कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो पानी से हमें लग सकता है। हाँ, दूसरे वायरसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो पानी में भी जिंदा रहते हैं, जैसे जॉन्डिस है, टाइफाइड है, ये सब पानी से भी हमें इन्फेक्शन लगता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हम लोग पहले से ये बात कहते रहते हैं लोगों को कि आप अपना पानी या तो फिल्टर करके पिए या तो फिर उबाल के उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेज है वो ये पानी से हो सकते हैं, जैसे आपको डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब भी हो सकते हैं। और अभी तो ये मौसम है बारिश की और इसमें ये वाटर बॉर्न डिजीज बहुत कॉमन है, लेकिन कोरोना वायरस पानी में जिंदा रहे ये अभी तक कोई भी ग्लोबली कोई भी साइंटिस्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने सुना राय डॉक्टर्स की, और इसी के साथ समय सीमा यहाँ पर समाप्त होने का हमें इशारा दे रही है। डॉक्टर हर्ष, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपने दर्शकों को हम बताते चले कि कोरोना वायरस को लेकर पानी और साबरमती नदी में जिस तरह से वायरस पाया गया उसको लेकर फिलहाल तमाम एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हालांकि जीवन में जिस तरह से हम लगातार कोरोना महामारी को लेकर कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए हैं, उसे हमें अभी भी जारी रखना होगा जब तक कि कोरोना का कहर लगातार इस दुनिया में बना हुआ है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की बातचीत आ रही है, तो लगातार मास्क का प्रयोग करते रहिए, 2 गज दूरी का प्रयोग करते रहिए। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी